शुभ प्रभात छात्रों। आज हम गद्य आकलन के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। देखिए, कल हमने पत्र लेखन के बारे में जानकारी ली थी। तो कृति पत्रिका के प्रश्न 5 में पहला जो सवाल होता है वह पत्र लेखन पर होता है और दूसरा जो सवाल होता है वह गद्य आकलन पर होता है। तो देखिए, इसमें गद्य आकलन के लिए लगभग 100 से 120 शब्दों का एक अपठित परिच्छेद दिया जाता है। उस परिच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित 5 ऐसे प्रश्न तैयार करने होते हैं जिनके उत्तर एक एक वाक्य में ही हो। तो ध्यान रखें, केवल प्रश्न तैयार करना है, उनके उत्तर नहीं लिखने हैं और इसके लिए आपको 5 अंक होते हैं। तो देखिए, बहुत से विद्यार्थी प्रश्न के साथ साथ उत्तर भी लिख देते हैं, तो उत्तर लिखने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। तो पहले जो सवाल आता था वह उत्तर लिखने के लिए, प्रश्न ऑलरेडी दिए जाते थे और उत्तर लिखने के लिए कहा जाता था, लेकिन यहाँ पर आपको खाली प्रश्न तैयार करने हैं। यानी आप प्रश्न किस प्रकार से अच्छी तरीके से कर सकते हैं या नहीं, इसकी जांच यहाँ पर की जाती है। तो देखिए, गद्य का आकलन करते समय आपको कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है। तो प्रश्न तैयार करने के पहले गद्य खंड को अच्छी तरह से आपको पढ़ना चाहिए। एक बार 2 बार, जब तक आपकी पूरी तरह से गद्य खंड समझ में न आए उसे ठीक से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। इसके बाद गद्य खंड से प्रश्न आपको खोजने चाहिए। प्रश्न ऐसे हो जिनके उत्तर गद्य खंड में उपलब्ध हो, यानी उससे उत्तर मिलने वाले हो। उत्तर तो लिखने नहीं है, लेकिन उससे उत्तर मिलने वाले हो। गद्य खंड के बाहर के प्रश्न हमें नहीं पूछने हैं। प्रश्न सरल और स्पष्ट होने चाहिए और प्रश्नों के उत्तर हमें नहीं लिखने हैं। इन बातों को ध्यान में रखना है। तो यहाँ देखिए, गद्य आकलन का नमूना दिया गया है। तो निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर 5 ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर एक वाक्य में हो। तो यहाँ पर देखिए, यह गद्य खंड दिया गया है और उसके नीचे आपको प्रश्न तैयार किए हुए दिए गए हैं। देखेंगे हम। शिक्षा मानव जीवन के विकास का प्रमुख आधार है। शिक्षा विहीन व्यक्ति पशु के समान जीवन यापन करता है। व्यक्ति में अच्छे संस्कार शिक्षा के माध्यम से ही आते हैं। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक ज्ञान प्राप्त कर स्वयं को अपना मार्ग बनाता ही है, साथ ही दूसरों का भी मार्गदर्शन करता है। शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है। नवीन पीढ़ी अथवा बालक एवं नवयुवक तो शिक्षा प्राप्त कर आगे बढ़ते रहे हैं। आवश्यकता है प्रौढ़ों को शिक्षा प्रदान करने की अथवा 14 वर्ष की आयु से अधिक वाले वे सभी व्यक्ति जो अशिक्षित हैं, अथवा हम कह सकते हैं कि वे सभी व्यक्ति जो समय से शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके और न कर पा रहे हैं। शिक्षा के इतने प्रचार व प्रसार हो जाने पर भी व्यक्ति अपने धन का सही उपयोग नहीं कर पाता और न ही भोला भला किसान अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त कर पाता है। आज भी वह साहूकार अथवा ब्याज किश्तों के द्वारा आसानी से ठग लिया जाता है। स्वतंत्रता से पूर्व व्यक्ति की स्थिति शिक्षा के क्षेत्र में बहुत खराब थी। तो देखिए, यहाँ पर इस गद्यांश पर प्रश्न तैयार किए गए हैं। तैयार किए हुए प्रश्न देखिए। मानव जीवन के विकास का आधार क्या है। तो देखिए, यह जो सवाल है, तो शिक्षा मानव जीवन के विकास का प्रमुख आधार है। ये पहली पंक्ति जो है उसी के आधार पर यह प्रश्न तैयार किया गया है। मानव जीवन के विकास का आधार क्या है। तो देखिए, एक वाक्य में इसका जवाब मिलने वाला है। शिक्षा मानव जीवन के विकास का प्रमुख आधार है। लेकिन हमें जवाब लिखना नहीं है, खाली देखना है कि हम जो प्रश्न तैयार कर रहे हैं उनके उत्तर एक वाक्य में मिलते हैं या नहीं। आगे का सवाल है, व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार क्या है। तो देखिए, यह जो है
शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है। इस पंक्ति के आधार पर यह सवाल तैयार किया है। शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है। तो इस आधार पर, तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न तैयार करने हैं कि जिनके उत्तर आपको एक वाक्य में मिले। किन लोगों को शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है? तो देखिए इसका भी जवाब जैसे कि आवश्यकता है प्रौढ़ों को शिक्षा प्रदान करने की, अथवा 14 वर्ष की आयु से अधिक वाले वे व्यक्ति जो अशिक्षित हैं, जो अशिक्षित रहे हैं, यानी अभी तक उन्होंने शिक्षा ग्रहण नहीं की है, तो उन्हें शिक्षा देना यह आवश्यकता है। आगे है साहूकार द्वारा कौन ठग लिया जाता है? तो साहूकार द्वारा आज भी वह साहूकार द्वारा, वह यानी किसान, भोला भला किसान जो है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, तो उस व्यक्ति को साहूकार जो है वह ठग लेते हैं। तो साहूकार द्वारा कौन ठग लिया जाता है? आखिरी सवाल है आज़ादी के पहले शिक्षा के क्षेत्र में लोगों की स्थिति कैसे थी? तो यह जो है स्वतंत्रता के पूर्व व्यक्ति की स्थिति शिक्षा के क्षेत्र में बहुत खराब थी। तो ये जो है यह इसके जवाब है। तो इसी प्रकार से बहुत ही आसान है, खाली वाक्य रचना जो है प्रश्नों की वह उचित होनी चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। और देखिए और एक बात है, तो ये प्रश्न चिन्ह लगाना भूल जाते हैं बहुत से विद्यार्थी। प्रश्न तो तैयार करते हैं लेकिन प्रश्न चिन्ह लगाना ही भूल जाते हैं, तो उसमें भी आपके अंक काटे जाते हैं। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न तैयार करने के बाद तुरंत आपको प्रश्न चिन्ह भी लगाना है। आगे देखिए दूसरा जो है यहाँ पर और एक गद्यांश दिया गया है और उसके आधार पर भी प्रश्न आपको तैयार करते हुए आगे दिए हैं, ताकि आपकी समझ में आ जाए कि किस प्रकार से हमें प्रश्न तैयार करने हैं। एक बार भगवान बुद्ध का प्रचारक घूम रहा था। उसे एक भिखारी मिला। वह प्रचारक उसे धर्म का उपदेश देने लगा। उस भिखारी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। उसमें उसका मन ही नहीं लगता था। प्रचारक नाराज हुआ। वह बुद्ध के पास जाकर बोला, वहाँ एक भिखारी बैठा है, मैं उसे इतने अच्छे सिखावन दे रहा था तो भी वह सुनता ही नहीं। बुद्ध ने कहा, उसे मेरे पास लाओ। उस प्रचारक उसे बुद्ध के पास ले गया। भगवान बुद्ध ने उसकी दशा देखी। उन्होंने ताड़ लिया, यानी जान लिया कि भिखारी 3-4 दिनों से भूखा है। उन्होंने उसे पेट भर खिलाया और कहा, अब जाओ। प्रचारक ने कहा, आपने उसे खिला तो दिया लेकिन उपदेश कुछ भी नहीं दिया। भगवान बुद्ध ने कहा, आज उसके लिए अन्न ही उपदेश था। आज उसे अन्न की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। वह उसे पहले देना चाहिए। अगर वह जिएगा तो कल सुनेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये गद्यांश दिया गया है और देखिए इस पर किस प्रकार से प्रश्न तैयार किए गए हैं। भगवान बुद्ध का प्रचारक किसे उपदेश दे रहा था? तो भगवान बुद्ध का प्रचारक जो है वह एक भिखारी को उपदेश दे रहा था। भिखारी ने किसकी तरफ ध्यान नहीं दिया? तो जो भगवान बुद्ध का प्रचारक जो था तो वह भिखारी को जो सीख दे रहा था तो उसकी तरफ उसने ध्यान नहीं दिया। ये जवाब यहाँ पर होगा। प्रचारक ने भिखारी के बारे में बुद्ध से क्या शिकायत की? भगवान बुद्ध ने क्या ताड़ लिया? भिखारी को किस उपदेश की आवश्यकता थी? तो इस प्रकार से ये प्रश्न यहाँ पर तैयार किए गए हैं। देखिए वाक्य रचना जो है वह कितनी सरल और उचित ऐसी वाक्य रचना है। तो ये आपको देखना है कि इस प्रकार की वाक्य रचना आपकी होनी चाहिए। आगे देखिए और एक गद्यांश आपको दिया गया है नमूने के तौर पर। ऐसा माना जाता है कि संगीत का प्रभाव औषधियों से कम नहीं होता। एक शल्य क्रिया के बाद किसी मरीज ने संगीत के चमत्कार का वर्णन किया। उसने बताया
कि स्वास्थ्य लाभ करते समय उसने संगीत खूब सुना। वह कभी कभी उसमें इतना खो जाता था कि वह अपनी दर्द निवारक गोलियां लेना भूल जाता था। संगीत शांतिदायक तथा मधुर होना चाहिए। कई बच्चे जन्म से ही बात नहीं कर सकते अथवा ज़्यादा हिल डुल नहीं सकते। संगीत का इतना बड़ा प्रभाव है कि ये लोग बोलने लगे तथा संगीत की ताल पर उनके हाथ पैर का हिलना डुलना शुरू हुआ। इस तनावपूर्ण दुनिया में संगीत के प्रभाव को नकार नहीं सकते। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी देखिए, यह एक गद्यांश दिया गया है और उस पर आगे प्रश्न तैयार किए हुए हैं। गद्यांश में किसके प्रभाव के बारे में बताया गया है? तो संगीत के चमत्कार का वर्णन किसने किया है? तो जो भी वहाँ नाम है, जो भी बात कही है, संगीत कैसा होना चाहिए, मरीज दर्द निवारक गोलियां लेना क्यों भूल जाता है, बच्चों पर संगीत का क्या प्रभाव पड़ा। तो इस प्रकार से ये सवाल यहाँ पर उस गद्यांश पर तैयार हुए हैं। तो इसी प्रकार से आपको ये यहाँ पर दो जो हैं कृति स्वाध्याय के लिए दो गद्यांश दिए गए हैं, उन पर आपको सवाल तैयार करने हैं। और ये बाकी जो गद्यांश हैं और उनके नीचे जो सवाल तैयार किए हैं, उन्हें भी अपनी कॉपी में लिख कर रखना है, ताकि उसे पढ़कर आपको प्रश्न की रचना किस प्रकार से होनी चाहिए ये बात समझ में आएगी। यहाँ पर देखिए, यह एक गद्यांश आपको दिया गया है। स्वामी रामातीर्थ एक बार जापान गए। वे रेल में यात्रा कर रहे थे। एक दिन ऐसा हुआ कि उन्हें खाने को फल न मिले और उन दिनों फल ही उनका भोजन था। गाड़ी एक स्टेशन पर ठहरी तो वहाँ भी उन्होंने फलों की खोज की, पर वे न पा सके। उनके मुंह से निकला, जापान में शायद अच्छे फल नहीं मिलते। एक जापानी युवक प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। वह अपनी पत्नी को ट्रेन में बैठाने आया था। उसने ये शब्द सुन लिए। वह उनकी अपनी बात बीच में ही छोड़कर भागा और कहीं दूर से एक टोकरी ताजे फल ले आया। वे फल उसने स्वामी रामानंद तीर्थ को भेंट करते हुए कहा, लीजिए, आपको ताजे फलों की ज़रूरत थी। स्वामी जी ने उसे फल विक्रेता समझा और उससे फलों के दाम पूछे। युवक ने दाम लेने से इनकार कर दिया। बहुत आग्रह करने पर उसने कहा, आप इनका मूल्य देना ही चाहते हैं तो वह यह है कि आप अपने देश में जाकर किसी से यह न कहिएगा कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। दूसरा है परिच्छेद गद्यांश। प्रतिवर्ष 14 सितंबर को भारत भर में हिंदी दिवस मनाया जाता है, परंतु यह विडंबना है कि अनेक सार्वजनिक और सरकारी स्कूलों के छात्रों को यह पता नहीं रहता कि हिंदी दिवस क्या है, यह कब और क्यों मनाया जाता है। कुछ माता पिता अपने बच्चों को अंग्रेजीदा बनाने के फेर में उन्हें जानबूझकर हिंदी से दूर रखते हैं। एक लेखक को एक बालक ने बताया कि वह हिंदी को पढ़ना चाहता है और मैथिली शरण गुप्त को अपना प्रिय कवि मानता है, परंतु उसके पापा महोदय उसे हिंदी की पत्र पत्रिकाएं लाकर देते ही नहीं। उसी लेखक से एक बच्चे ने पूछा, अंकल, यह किसका बर्थडे है? देश की राजधानी दिल्ली में एक लेखक एक ऐसे मकान के निकट से गुजर रहे थे जिसमें केजी की कक्षाएं लगाई जाती थी। एकाएक उनके कानों में एक फादर के ये शब्द पड़े, हिंदी नहीं बोलने का, हिंदी गंदे लोगों की बोली है। हिंदी माध्यम से पढ़ने वाले छात्रों का कहना है कि अंग्रेज़ी ये बड़प्पन का आधार है, परंतु उनके माता पिता ने पब्लिक स्कूलों में उनका दाखिला ही नहीं कराया। तो ये दो परिच्छेद आपको दिए गए हैं और इन दो परिच्छेदों के आधार पर आपको 5-5 प्रश्न यहाँ पर तैयार करने हैं और व्हाट्सएप पे भेजने हैं।
और बाकी जो गद्यांश है और उनके नीचे जो तैयार प्रश्न हैं उन्हें भी आपको गद्यांश के साथ अपनी कॉपी में लिखकर बताना है।